नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस अपडेट के बारे में। आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी मुझसे लगातार कमेंट करके कोर्ट केस के बारे में जानकारी पूछते रहते हैं। कमेंट में दोस्तों आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बीच में दोस्तों मैंने भी काफ़ी समय से एलटी कोर्ट केस की आपको कोई अपडेट नहीं दी है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा दोस्तों व्यस्तता थी, जिस कारण से मेरा भी इस ओर को ध्यान नहीं दिया गया। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो कि पूछ रहे हैं कि आखिरकार ज्वाइनिंग कब मिलेगी। अभी फ़िलहाल उत्तराखंड कोर्ट केस में क्या चल रहा है, एलटी कोर्ट केस में क्या चल रहा है। दोस्तों अभी हम बात करें तो मेरिट में दोस्तों फ़िलहाल आरक्षण का पेंच चल रहा है, और क्या है दोस्तों इसका सॉल्यूशन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस की। तो दोस्तों इस समय पर फिलहाल कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है कि जो मेरिट बनी है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, क्या वो वैलिड है या नहीं है। उसमें जो आरक्षण है, आरक्षण के आधार पर जो मेरिट बनाई गई है वो गलत बनाई गई है। इस संदर्भ में दोस्तों अभी फिलहाल तर्क वितर्क चल रहा है। इसमें दोस्तों अगर प्रमुख केसेस की बात करें तो इसमें कमलेश कुमार वर्सेस अदर दोस्तों केसेस है। इसके अलावा अरशद अली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड है। इन दोनों के जो एडवोकेट हैं दोस्तों वो हैं विनय कुमार। इसके अलावा दोस्तों सुषमा रानी का केस चल रहा है दोस्तों, जो कि WPSS 549 वाला केस है। अभी दोस्तों मैं इसको दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। इनके जो एडवोकेट हैं वो आपके प्रभाकर नारायण हैं। इसके अलावा शीतल चौहान है। इनके जो एडवोकेट है प्रशांत खन्ना, इनके द्वारा दोस्तों फिलहाल अभी केस किया गया है। ये मुख्य दोस्तों हैं। इसके अलावा इनके संग दोस्तों और भी कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं। तो अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पर यही मामला चल रहा है कि जो मेरिट है वो सही तरह से नहीं बनाई गई है, और इसमें आरक्षण का सही तरह से उपयोग नहीं किया गया है। ये दोस्तों यहाँ पर फिलहाल मामला चल रहा है। अभी लास्ट दोस्तों जो सुनवाई हुई थी वो हुई थी 13 अगस्त को, और 13 अगस्त को सुनवाई में दोस्तों जो पिटिशनर के वकील हैं विनय कुमार, उनके द्वारा कोर्ट में दोस्तों फिलहाल ये दलील दी गई है कि जो कैंडिडेट्स जो कि आपके रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं, लाइक ओबीसी है या फिर SC ST है, उन्होंने जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं, लेकिन फिर भी उनको सीट जनरल सीट में ना देकर उनकी ही कैटेगरी में सीट दी गई है। देखिए यहाँ पर मामला है कि भैया आपने फाइट करी, एग्ज़ाम दिया, आपके मार्क्स ज़्यादा आए, जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आए, लेकिन फिर भी आपको आपकी ही कैटेगरी पर चुना गया है, ओपन कैटेगरी में सीट नहीं दी गई है। तो देखिए इसमें यही दोस्तों यहाँ पर तर्क वितर्क चलता रहा। बीच में फिर मामला आया कि भैया जो टैट के मार्क्स हैं, इनके टैट के मार्क्स 90 से कम थे, इस कारण से इनको सेलेक्ट किया गया जनरल कैटेगरी में नहीं, इनकी ही कैटेगरी में। यानी कि आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। हम जानते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में क्या क्राइटेरिया है। उत्तराखंड में जो क्राइटेरिया है, आप अगर यूटेट की दोस्तों बात करते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 75 या 75 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। वहीं आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों जो यूटेट है उसके मार्क्स को आधार बनाकर यहाँ पर तर्क वितर्क दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि जो रिस्पोंडेंट है उसके द्वारा ये बोला गया, क्योंकि इन कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं यूटेट में 90 से कम है, इस कारण से इनको हम जनरल कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, इनको इनकी रिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पर प्रावधान किया गया है, यहाँ पर वितर्क दिया गया है। ठीक है, अब मामला चलता है कि भैया कई वहाँ पर सुनवाई ये हुई कि भैया एक बात बताइए कि रिटर्न एग्जामिनेशन में तो यूटेट के मार्क्स तो जुड़ते हैं नहीं, तो फिर आखिरकार इनको आप जनरल कैटेगरी में क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हो। अगर एक ओबीसी का बंदा है, अगर वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है तो फिर तो उसको जनरल कैटेगरी में मिलना चाहिए, है ना। यानी कि SC कोई कैंडिडेट्स है, अगर मान लेते हैं जनरल की कट ऑफ 70 गई है और एक SC कैंडिडेट 75 लाता है तो उसको तो डायरेक्टली इसकी सीट मिल जानी चाहिए, जनरल कैटेगरी की सीट मिल जानी चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों किया गया कि उसको SC की ही सीट दी गई। यहाँ पर दोस्तों यही तर्क वितर्क दोस्तों चला। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए इसके पीछे का सीधा सीधा सा रीजन है, अगर आप नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेते हैं तो फिर आपको दोस्तों आपकी आरक्षित कैटेगरी में ही सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि आप अगर
आयु में आरक्षण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं उत्तराखंड में 21 से 42 साल दोस्तों एज है, और अगर आप ऊपरी आयु सीमा में छूट लेके मान लेते हैं आप एससी कैंडिडेट्स हैं और आप मान लेते हैं 43 वर्ष की आयु में अगर आप मान लेते हैं एग्जाम निकालते हैं और अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आते हैं, तब भी आपको दोस्तों एससी में ही सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि आपने किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लिया है तो कभी भी आपको ओपन कैटेगरी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। आप अगर उत्तर प्रदेश की भी सेवा नियमावली देखेंगे दोस्तों, अभी अगर आप देखें प्रवक्ता का एग्जाम दोस्तों अभी निकला है, वहां पर भी स्पष्ट रूप से दोस्तों ये लिखा हुआ है और ये चीज़ दोस्तों स्पष्ट होती है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे तर्क है कि भैया यूटेट के मार्क्स इससे नहीं जोड़ रहे हैं, मतलब कि रिटर्न एग्जामिनेशन में नहीं जोड़ रहे हैं, तो ये तर्क बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूटेट में भी दोस्तों आपने आरक्षण का लाभ लेके आप उस एग्जाम में बैठ पाए हैं। यूटेट दोस्तों एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, अगर आप एलटी में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको यूटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब मान लेते हैं अगर आपने आरक्षण का लाभ लेके भाई 76 मार्क्स लेके आपने यूटेट में सफलतापूर्वक अपीयर किया है, क्वालिफाई किया है, तो इसका मतलब आपने यहाँ पर आरक्षण का लाभ लिया है। अब अगर आप इसके बाद जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स भी अगर आप लेकर आते हैं तो भी दोस्तों आपको ओपन कैटेगरी में कभी भी सीट्स नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लिया है। तो फिर आप दोस्तों कभी भी आप जनरल कैटेगरी की सीट को नहीं ले सकते। हाँ, अगर मान लेते हैं आपके मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं, 90 से ज़्यादा हैं, आपने वहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं लिया, इसी तरह से आपकी जो एज है वो 21 से 42 साल के बीच में है, उसके अलावा आपने जो क्वालिफाई भी किया है उसमें जनरल कैटेगरी से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स आए हैं तो फिर आप जनरल कैटेगरी में सीट में जा सकते हैं। तो ये दोस्तों प्रावधान रहता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, इसमें आपके उत्तर प्रदेश हो चाहे कई राज्य हैं उसमें इसकी गाइडलाइन को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। अब बात होती है दोस्तों कि अपने जो तर्क है वितर्क है उसको सही तरह से कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने की। इस समय पर दोस्तों जो आपका पिटिशनर का जो वकील है, एडवोकेट है, उसने कहीं ना कहीं कोर्ट को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पर जो तर्क है वो यही है कि भैया अगर आप किसी भी स्तर पर, देखिए आप किसी भी स्तर पर की बात करेंगे तो आप एज भी, आयु में भी दोस्तों अगर आप लाभ लेके अगर आप सेलेक्ट होते हैं और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा, तो वो आपका गलत है, वो नियमों के अनुसार बिल्कुल गलत है। तो इसलिए यहाँ पर जो मेरिट की जो में आरक्षण का जो पेज है, इसी बात में दोस्तों मामला अभी फिलहाल फंसा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग तर्क वितर्क करेंगे कि फिर एलटी में जो आर्ट है, आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट के स्टूडेंट को भी जनरल कैटेगरी में डाला गया है, जनरल कैटेगरी में नहीं डाल के उनको उनकी रिजर्व कैटेगरी में ही दोस्तों यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों यही देखना रहेगा कि अगर इन लोगों ने किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लिया होगा, चाहे वो आयु सीमा का लाभ हो, है ना, या फिर आपका टैट तो होता ही नहीं तो उसको हम नगण्य मानेंगे, तो वहां पर दोस्तों उनको फिर जनरल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस केस में दोस्तों वहां पर मामला फंस सकता है, क्योंकि कला वाले जो हैं अगर उन्होंने डायरेक्टली एग्जाम दिया है और डायरेक्टली उनको किसी भी स्तर पर कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, और अगर कोई कैंडिडेट है वो SC ST है और उसने मान लेते हैं जनरल कैटेगरी से ज़्यादा उसके मार्क्स अगर आए हैं, तो फिर हम मान सकते हैं कि उसको जनरल कैटेगरी में सीट मिल सकती है। ये दोस्तों यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अगर मैं अन्य कैंडिडेट्स की बात करूँ तो फिर वहाँ पर दोस्तों यही है कि जो टैट के मार्क्स हैं दे आर सुपर इंपॉर्टेंट, उसको आप कभी भी नगण्य नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो लोग थे मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें क्या हो सकता है, तो इसका सोल्यूशन यही है। और इसमें दोस्तों अब आपकी जो नेक्स्ट सुनवाई है दोस्तों वो 20 अगस्त को होने वाली है, और 20 अगस्त को हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कोर्ट केस है वो आपका खत्म होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये जो विवाद है बहुत आसान सा विवाद है, इसको पता नहीं क्यों इतना लंबा सा खींचा गया है। बट यहाँ पर यही चीज़ इनको सीधे सीधे बतानी चाहिए थी, पोर्ट्रे करनी चाहिए थी कि आप किसी भी स्तर पर अगर आप आरक्षण का लाभ लेते हैं, चाहे आप आयु सीमा से लें या फिर आप अन्य किसी तरीके से लें। कई बार क्या होता है कि आप प्रीलिम्स में अगर आप मान लेते हैं कि आप कुछ स्तर पर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो वो भी आरक्षण का लाभ एक ही बार मिलता है, तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फिर आपको आगे जाके आपको दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं भी मिलता है, और प्लस ये भी होता है कि आपका जो सिलेक्शन होता है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स में नहीं होता है दोस्तों। इस तरह का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो इस कारण से ही जो टैट के मार्क्स है उनको आपने ध्यान में रखना पड़ेगा, उनको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि भैया मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। अगर आप 90 से कम मार्क्स लाते हैं, जनरल कैटेगरी में है, तो फिर आप मतलब आप LT का एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पर जो
टैट के मार्क्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका मेरिट में दोस्तों आपका आरक्षण का पेज इसीलिए दोस्तों यहाँ पर फंसा हुआ है, और इसको सही तरह से अगर वकील सही तरह से सामने प्रेजेंट कर पाएँ तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर 20 अगस्त को जो स्टे लगा हुआ है वो जल्दी दोस्तों आपको हटने को देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये मेरी तरफ से अपनी तरफ से राय है, बाकी देखिए क्या होता है कि 20 अगस्त का इंतजार करिएगा, और 20 अगस्त में जो भी रिजल्ट होगा उम्मीद करेंगे कि जो एलटी कैंडिडेट्स हैं उनके फेवर में ही आएगा। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं 1544 की यहाँ पर बात हो रही है, और इनके जो मार्क्स है आरक्षण है वो भी शायद आगे जाके फिर सार्वजनिक भी किए जाएंगे, और देन उसके बाद जो बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स हैं फिर उसमें नए सिरे से जो मेरिट है वो तैयार करने की प्रक्रिया होगी। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जिसमें टैट मैंडेटरी नहीं है वहाँ पर फिर एक थोड़ा सा पेज फंस सकता है। हालांकि यहाँ पर बात ये कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि टैट के मार्क्स आपके 90+ होने चाहिए या तभी जाके क्या कहते हैं आप जनरल कैटेगरी में जा पाओगे, है ना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इसको तोड़ता यही प्रावधान है कि भैया आप किसी भी स्तर पर अगर आप रिजर्वेशन की लेते हैं फ़ायदा तो फिर उसके बाद आपको जनरल कैटेगरी में या ओपन कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपको किसी को मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप एक काम करिएगा कि इस समय पर दोस्तों यूपीपीएससी के द्वारा लेक्चरर का पोस्ट निकली है या फिर यूपी एलटी टीजीटी की जो आपके फॉर्म आए हैं उनको पूरा पढ़िएगा तो आपको दोस्तों वहाँ पर से प्रावधान वो निकल के देखने को मिल जाएंगे। ओके, और यही प्रावधान आपके सभी जगह पे लागू होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों देखना रहेगा कि कब तक इसमें नियुक्ति मिलती है। हालांकि 20 अगस्त को अगर हो जाता है कोर्ट केस तो तुरंत आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी देखेंगे भाई 20 अगस्त को क्या होगा, और अगर जो भी न्यूज़ होगी उसको हम आपके संग शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।